हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। कल वर्ल्ड्स एल्जाइमर्स डे था। एल्जाइमर्स क्या होता है? ये एक तरह का डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है जिसमें कि डिमेंशिया होता है, यानी कि मेमोरी लॉस होता है। काफ़ी सारी डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस होता है, जैसे पार्किंसन है, वेस्कुलर डिमेंशिया भी होता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाने से भी डिमेंशिया आता है, और अदर ब्रेन इंजरीज़ में भी डिमेंशिया हो सकता है, ब्रेन की अदर पैथोलॉजीज़ में भी डिमेंशिया हो सकता है, और एजिंग के कारण जनरल सेनाइल डिमेंशिया जिसको बोलते हैं एज के साथ, वो भी हो सकता है। जब हम एल्जाइमर्स की बात करते हैं तो एल्जाइमर्स को हम बोलते हैं कि ये स्लोली प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाली ब्रेन की बीमारी है जो कि फेटल भी होती है, मतलब इससे इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है। जेनेटिक्स इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। हर 10 में से एक आदमी जो 65 साल के ऊपर है उसमें डिमेंशिया का एक मेजर रीजन एल्जाइमर्स होता है, तो इसकी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। और इसके कारण अभी हमारे देश में करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा एल्जाइमर्स के पेशेंट हैं। ये कम डायग्नोसिस के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इसको कोई भी आगे जाके बताता नहीं है कि हाँ, मतलब काफ़ी लोग फैमिली में ये बोल देते हैं कि हाँ इसको मेमोरी लॉस हो रहा है, ये बुढ़ापे के कारण ये बीमारी है आ रही है, या बुढ़ापे के कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बट इसको हम खुल के नहीं बताते, इसलिए इसका डायग्नोसिस इंडिया में काफ़ी पहले से ही वैसे ही भी कम है। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है और ये 8 से 10 साल तक ग्रेजुअली बढ़ती है, और इनिशियली तो ये डायग्नोज ही नहीं हो पाती, क्योंकि इसका पहला जो सिम्टम होता है वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जब तक हम उसको देखते हैं हम ये कहने लग जाते हैं कि एज के कारण भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको डायग्नोज होने में। इसका मेन कारण होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 एबनॉर्मल प्रोटीन डेवलप हो जाते हैं, एक होता है प्लाक और दूसरा न्यूरोफिब्रिल टेंगल्स। तो वो जब 2 न्यूरॉन 2 ब्रेन सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ये बीच में उस कम्युनिकेशन को खराब कर देता है, और उसके न्यूट्रिशन यानी कि उसको जो खुराक जो मिलनी है उन ब्रेन सेल्स को, उसको भी इम्पैक्ट करता है, जिससे कि स्लोली उनकी ब्रेन सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। और ये शुरू कहाँ होता है? ये डीप ब्रेन के एक पार्ट में हिप्पोकैम्पस में शुरू होता है। इनिशियल मेमोरी जहाँ पे शुरू में बनती है, डेवलप होती है, और जब ये उसको धीरे धीरे डैमेज करने लगता है तो न्यू मेमोरी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका स्प्रेड धीरे धीरे ब्रेन के अदर पार्ट्स में भी हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स को जब ये अफेक्ट करता है उसी से हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उनको अलग अलग स्टेजेस में बांटते हैं। ये हमारे हिप्पोकैम्पस में जब अफेक्ट करता है मेमोरी लॉस होता है पहली चीज। दूसरा, जब ये आगे बढ़ती है प्रोग्रेस, जब हिप्पोकैम्पस को पूरा अफेक्ट कर देता है उसके बाद ये मूव करता है लैंग्वेज सेंटर्स, उन हिस्सों को जहाँ पे कि हम लैंग्वेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पेशेंट को धीरे धीरे सही शब्दों का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि उसको क्या बोलना है। तो ये अगली स्टेज में आपको मिलेगा कि काफ़ी जब एज में लोग सही शब्द नहीं बोल पाते और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, ये काफ़ी कॉमन मिलेगा। उसके बाद ये जाएगा प्री फ्रंटल एरिया, यानी कि आपके दिमाग के उन हिस्सों में जो कि लॉजिकल प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये लोग प्लानिंग, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो कर ही नहीं पाते उन चीज़ों को, उन टास्क को जहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के प्लान करना हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, ये उनसे नहीं हो पाता है। उसके बाद ये इम्पैक्ट करेगा इमोशनल सेंटर्स को, यानी कि उन हिस्सों को जहाँ पे मूड कंट्रोल होता है, फीलिंग्स कंट्रोल होती है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। ये धीरे धीरे सारे फीलिंग्स और मूड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको लगेगा कि स्टबबॉर्न सा फेस है या मास्क फेस है इस तरीके का, तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो इसकी स्टेज होती है वहाँ पे जब ये इम्पैक्ट करता है आपकी सेंसेस पे, सुनने की, देखने की और सूंघने की, ऐसी जो सेंसेस होती है हमारी, जब ये उन पे इम्पैक्ट करता है तो आदमी को हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं है उसको वो दिखती है, और घबराहट होने लग जाती है, वायलेंट हो सकता है आदमी। ऑल ऑफ अ सडन जो कुछ भी नहीं हो रहा है वो घबरा जाएगा और आपको बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, या उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो हेलुसिनेशंस होंगे उसको, डिफरेंट तरीके के। उसके बाद जब ये फर्दर प्रोग्रेस होता है तो हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में जाता है जहाँ की हमारी प्रीशियस मेमोरी, हमारी ऐसी मेमोरी जैसे कि आपकी कोई जो आपको मोस्ट लव्ड मेमोरी है, जो आपकी डीप ब्रेन में स्टोर्ड है, जो डीप मेमोरीज हैं, उन पे इम्पैक्ट करता है, तो वो भी वाइप आउट हो जाती है। तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज भी आपकी वाइप आउट हो जाती हैं। लास्ट में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ही क्रिपल्ड हो जाता है, यानी कि वो अपना बैलेंस नहीं कर पाता अच्छे से, कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, और इवेंचुअली जब सब कुछ डैमेज हो चुका होता है तो ये लास्ट स्टेजेस में जाके
रेस्पिरेटरी और हार्ट वाले सेंटर्स को, जो आपकी रेस्पिरेटरी और लंग्स और हार्ट को कंट्रोल करते हैं, उन हिस्सों को ये इम्पैक्ट करता है, उससे कि वही चीज़ होती है जिससे कि इवेंचुअली डेथ हो जाती है। इसका प्रोग्रेशन बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसमें 8 से 10 साल लगते हैं, और कभी कभी ये फास्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है। जब इसका डायग्नोज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम और आप एक लेमैन आदमी यानी कि एक आम आदमी इसके बारे में क्या कर सकता है। तो पहली चीज़ आएगी कि दवाइयों के अलावा जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। जो केयर गिवर है, जो उसके साथ रह रहा है पेशेंट के साथ, उसके अंदर बहुत ही हाई ग्रेड ऑफ पेशेंस होना ज़रूरी है। बिकॉज जब डिजीज़ प्रोग्रेसिव होती है, आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आदमी बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता है, चीज़ें रख के भूल गया है। इवेंचुअली ऐसी स्टेज भी आती है कि आदमी को खाना खाना भी याद नहीं रहता, और उसको खाने के लिए भी आपको ही देना पड़ेगा इवेंचुअली। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, तो इसमें आप पेशेंस लूज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है, आदमी अगर स्टक हो रहा है किसी बिहेवियर में, तो आप उसका सोशल इंटरेक्शन बंद ना करें, उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व रखें। इससे होगा क्या कि जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का वो बहुत ही स्लो रहेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये प्रोग्रेस तो होगी, बट आपको इसकी ड्यूरेशन ही बढ़ानी है। तो आप सोशल इंटरेक्शन में उसको साथ में रखें, उनसे बात करें, उनको बार बार चीज़ें रिमाइंड कराएं। आपका रेपिटेशन उनको एक चीज़ को, जैसे वो आपको ही भूल गया कि आप उनके बच्चे हैं या उनके भाई है, ब्रदर है, कुछ भी है, तो आप उनको ये रिमाइंड कराएंगे, हर चीज़ आप उनको बोलेंगे। और काउंसलिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी उस चीज़ की, बार बार इन चीज़ों की। तो मेमोरी लॉस में ये चीज़ें आपको काउंटर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि जेनेटिकली मैं एक्सपोज्ड हूँ, मेरी फैमिली में किसी को है, या फिर एज के साथ मुझे आ सकती है, तो इसके लिए बेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि एक वेंडी सुजुकी नाम से एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया था कि जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं किसी भी फॉर्म की, और आप उसको रेगुलरली करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, फर्दर ग्रोथ होती है, कोई भी एज हो। जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ 30-35 मिनट्स 3 से 4 बार रेगुलरली कर रहे हैं, उस फिजिकल एक्टिविटी से आपकी ब्रेन की न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है। और हिप्पोकैम्पस में जब अगर ग्रोथ बढ़ जाएगी तो वही पर्टिकुलर जो डैमेज जो होना है वो उसको लार्ज एरिया में डैमेज करना पड़ेगा। मतलब उन फ्री प्रोटीन फाइबर्स को, टेंगल्स को और एमिलॉइड प्रोटीन्स को ज़्यादा एरिया को डैमेज करना पड़ेगा, तो उसको प्रोग्रेशन धीरे धीरे हो जाएगा। जो ज़्यादा न्यूरॉन अगर आपके पास हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिजीज को प्रोग्रेस होने में। तो आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, अभी शुरू कर दीजिए इस चीज़ को। हफ्ते में 3 से 4 दिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म की, आपको रनिंग पसंद है, आपको वॉकिंग पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको जिम करना पसंद है, आपको फ्री गेम खेलना पसंद है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर अपनी मेडिसिन के साथ करते रहेंगे। तो ये हमारा प्रयास था कि अल्जाइमर्स को थोड़ा समझें, इसको सामाजिक बीमारी ना समझें। तो आज अल्जाइमर्स डे पे हमारा यही प्रयास था कि आप बुज़ुर्ग लोगों की, एज्ड पीपल की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने पड़ोस से शुरुआत कीजिए, समाज में सुधार अपने आप आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आगे भी शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।